नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, भारतीय राज्य व्यवस्था की चर्चा में हम आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों को प्रारंभ किया था। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसमें हमने कुछ अनुसूचियों को पढ़ लिया था। इसमें हमने पिछले 7 अनुसूचियों को हमने अच्छी तरह से देख लिया था, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस प्रकार से उनमें व्यवस्थाएं जोड़ी गई हैं, उनके बारे में हमने देखा था। हम आगे देखेंगे अनुसूचियों के बारे में आगे, और आज हम देखेंगे अनुसूची 8 के बारे में। क्या है अनुसूची 8, क्या उसमें उल्लेखित किया गया है, तो और सब बातें आज इसमें हम देखने वाले हैं। हम बात कर रहे थे कि अनुसूची क्या है। अनुसूची एक संविधान का एक भाग है, जिसमें संविधान की कुछ और बातें जोड़ी गई है जिन्हें संविधान में नहीं जोड़ा गया, उन्हें किसमें जोड़ा गया है, तो अनुसूचियों में। हमने इसके लिए एक शब्द देखा था, गाड़ी की डिग्गी। हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सफर में आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम संविधान को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? संविधान को। हम हमारे देश के संविधान को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अनुसूचियां। अनुसूचियां जब हम पढ़ रहे थे, इनमें हमने देखा था, कुछ सूचियों के बारे में देखा था जिनमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। हमने देखा अनुसूचियों को हम पढ़ सकते हैं गाड़ी की डिग्गी के रूप में। गाड़ी की डिग्गी के रूप में, जिस प्रकार गाड़ी की डिग्गी में हम एक्स्ट्रा लगेज रखते हैं, उसी प्रकार संविधान सभा ने कुछ एक्स्ट्रा लगेज इन अनुसूचियों में डाल के रखा, जो संविधान का ही पार्ट है, जिसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो मैंने आपसे बात भी की थी, इसके बारे में भी देखा था। आज हम देखेंगे और कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। हमने देखा था मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। किस संविधान में? मूल संविधान में, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची है। तो हम देखेंगे ये जो 4 एक्स्ट्रा जो अनुसूचियां हैं, उनको कब जोड़ा गया, किस प्रकार से जोड़ा गया, संविधान में क्या प्रावधान किए गए इन अनुसूचियों को लेकर के, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं अनुसूची 8 के बारे में। आज हम देखेंगे अनुसूची 8 के बारे में, जिसमें क्या उल्लेखित है, तो लगभग आपको पता होगा उसके अंदर क्या उल्लेखित है। तो उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हम पढ़ेंगे अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 में किनका उल्लेख है? तो भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाषाओं से मतलब क्या होगा? भाषाओं से मतलब ऐसा है, ऐसी भाषाएं, वे भाषाएं जिनको राजभाषा या सरकारी कामकाज की भाषा माना गया है। कौन सी भाषा माना गया है? राजभाषा या सरकारी कामकाज की भाषा माना गया है। वे भाषाएं जिन्हें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, उन भाषाओं को हम सरकारी कामकाज की भाषा कहते हैं या राजभाषा कहते हैं। हमें उनके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कब कब जोड़ी गई, सबके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें भाषाएं जोड़ी गई है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, वर्तमान के संविधान में कितनी भाषाएं हैं, वो भी हम देखेंगे। तो हम देखने वाले हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं। मूल संविधान का मतलब है वो संविधान जब कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। जब 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू होता है, उस दिन संविधान में कितनी भाषाएं उल्लेखित थी। वर्तमान का मतलब है उसके बाद में भी कोई भाषाएं और जोड़ी गई हैं या हटा दी गई हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे वो कितनी भाषाएं हैं। तो देखो, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? कुल 14 भाषाएं मूल संविधान में जोड़ी गई थी। उसके बाद में संविधान सभा ने बाकी देखो, संसद ने और कुछ इसमें संशोधन भी किए हैं और उनमें कुछ भाषाएं और जोड़ी हैं। तो वर्तमान के अंदर यदि संविधान में भाषाएं देखेंगे ना, वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान में
8वीं अनुसूची में जो भाषाएं उल्लेखित है, कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा है जो किसमें उल्लेखित है? 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित वो भाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है, सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी जोड़ी गई थी? 14 जोड़ी गई थी। वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। हम इन सभी भाषाओं को डिटेल से देखेंगे, कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस प्रकार जोड़ी गई, कब कब जोड़ी गई, सारा इसमें देखने वाले हैं। तो एक बार इतना याद रखो कि हम बात कर रहे हैं 8वीं अनुसूची की, जिसमें उल्लेख किसका है? भाषाओं का। राजभाषा या सरकारी कामकाज की भाषा का उल्लेख है, जिन भाषाओं में ऑफिस में काम किया जा सकता है, सरकारी ऑफिसों में काम किया जा सकता है, उन भाषाओं का उल्लेख किया गया है किसके अंदर? 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी भाषाएं ऐसी है जिनको जोड़ने के लिए संविधान सभा में कुछ बातें आई थी, इनके लिए कुछ मांग भी रखी गई, कौन सी भाषाएं और जोड़नी है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मूल संविधान में जो 24 भाषाएं थी, तो बाद में जो बाकी और 8 भाषाएं जोड़ी गई, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, कब कब जोड़ी गई उनके बारे में भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को 8वीं अनुसूची के साथ, जिसमें किन का उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान का यहाँ पे मतलब कब से है? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू होता है, उस दिन संविधान में कितनी भाषाएं थी वो सब सारा प्रावधान आएगा मूल संविधान में। उस दिन कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाएं। ये 8 भाषाएं और कौन कौन सी है, कब कब जोड़ी गई, ये भी देख लो कब कब लिखी गई। तो देखो 14 भाषाएं तो मूल संविधान में थी। हम देखेंगे 15वीं भाषा से माना गया, कौन सी भाषा? 15वीं भाषा। हम ट्रिक के साथ में भी इसको देखने वाले हैं ताकि याद भी हो जाए। तो हम बात करेंगे 15वीं भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा देखेंगे? 15वीं, क्योंकि 14 तो मूल संविधान में ही थी। हम वैसे सारी 22 भाषाओं के नाम भी देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं नई भाषाएं कौन कौन सी इसके अंदर जोड़ी गई। तो 15वीं भाषा मानी गई थी सिंधी को। एक भाषा है जो क्या है? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा है। इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। हम देखेंगे ये 21वां संविधान संशोधन क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम संविधान संशोधन को पढ़ रहे होंगे, अनुच्छेद 368 को देख रहे होंगे, तब देखेंगे संविधान संशोधन में ये 21वां संविधान संशोधन क्या मतलब। इससे पहले 20 संशोधन और हो चुके हैं, इसके बाद भी कोई और संशोधन हुए, कितने हुए, सारों को देखेंगे। एक बार ये देखो कि जो 15वीं भाषा कौन में किसे माना गया? सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन। अब देखो मैंने कहा था कि ये जो अनुसूचियां हैं ये संविधान का भाग है, तो इनमें क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। तो देखो संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? तो एक संशोधन जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है, 21वां संविधान संशोधन कहलाता है, वो किसके लिए हुआ? सिंधी भाषा के लिए हुआ। सिंधी भाषा को भी किसमें जोड़ना है? हमें संविधान में जोड़ना है, संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ना है। तो देखो संशोधन का मतलब ही बताया था क्या होता है, कोई चीज को जोड़ देना, कोई चीज जो इसमें प्रावधान किया गया उसको हटा देना, किसी में परिवर्तन कर देना। तो इसमें क्या किया गया? जोड़ा गया है ना, भाषा को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया। कौन सी भाषा थी वो? सिंधी। कौन सी कितनी नंबर की भाषा हो जाएगी? तो 15 नंबर की ये भाषा हो जाएगी, जो शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। अब हम देखेंगे 16 नंबर पे किसको जोड़ा गया? तो 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया। तो हम देखेंगे 16, 17 और 18 नंबर की भाषाएं, 3 भाषाएं जिनको एक साथ जोड़ा गया, कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया। अरे नेपाली भाषा क्यों? क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्रों में भी तो नेपाली भाषा बोली जाती है, नेपाल के आसपास के जो क्षेत्र है वहां नेपाली भाषा बोली जाती है, इसीलिए
भारतीय संविधान में भी नेपाली भाषा क्या है, उल्लेखित है, 8वीं सूची में उल्लेखित है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर 16, 17 और 18 नंबर की ये जो भाषाएं हैं कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखो भाषा में और बोली में बहुत फर्क होता है। बात कर लेते हैं भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। भाषा और बोली, भाषा होती है वो जिसमें हम लिख सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर लिपि होती है, जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसका खुद का साहित्य होता है, जिसका खुद का साहित्य है, जिसके अंदर लिपि है, खुद की क्या है, लिपि है। अलग से उसकी भाषा हम देखते हैं ना, उर्दू की लिपि है, पंजाबी की लिपि कौन सी, गुरमुखी लिपि, हिंदी की लिपि कौन, तो देवनागरी लिपि। इस प्रकार से ये सारी लिपियां हैं, इनकी खुद की लिपि होती है, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, सरकारी कागजों में इनमें काम होता है, वो तो होती है भाषा। बोली होती है किसी स्थान विशेष में जो बोली जाने वाली होती है, जो लोग स्थानीय भाषा, स्थानीय लोग जो बोलते हैं उसे कहते हैं बोली, उसे बोली कहते हैं। बोलियों के आपने विभिन्न से रूप देखे होंगे, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां किस प्रकार से बोली जाती है, वो सारा आपने देखा होगा। भाषा होती है जिसको हम, जिसकी खुद की लिपि हो, जिसमें सरकारी कामकाज में उसका कार्य हो सके, जिसकी खुद की क्या हो, लिपि हो। बोली होती है जिसका खुद का भी क्या हो, एक साहित्य हो। बोली होती है जो स्थानीय लोग स्थान विशेष में बोलते हैं, वो वहां की प्रॉपर क्या होती है, बोली होती है। अब देखो जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां हैं, पंजाबी भाषा में बहुत सारी अलग अलग उसकी उपबोलियां हैं, तो वो तो बोलियां हो जाएगी, भाषा पंजाबी है लेकिन उसकी अलग अलग बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा, वैसे राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उसकी भी बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी अलग अलग बोलियां हैं राजस्थानी भाषा के भी। देखो खुद का साहित्य भी है, राजस्थानी भाषा का बड़ा साहित्य है, उसका खुद की लिपि भी है। लिपि सीताराम जी लालस ने इनकी लिपि भी तैयार की है, तो लिपियां भी है, लेकिन इसको इसके अंदर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। उसके अंदर आगे बहुत सारी बोलियां हैं। तो अब देखो आगे देखो, ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो भाषा है, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। इनको जोड़ा गया, 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को एक साथ एक संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 71वां। अब देखो हमने पहले 21वां संविधान संशोधन देखा, मतलब इससे पहले 20 संविधान संशोधन हो चुके थे। 71वां देखा है तो इससे पहले कितने हो चुके होंगे, तो 70 संविधान संशोधन हो चुके होंगे। इन 70 संविधान संशोधनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम संविधान संशोधन पढ़ रहे होंगे, अनुच्छेद 368 के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। एक बड़ा टॉपिक है संविधान संशोधन, इसमें 2 पार्ट देखेंगे, एक तो संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे, एक देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, कब कब ये लाया जाता है, कब रखा जाता है, इस पर चर्चा किस प्रकार से होती है, संयुक्त बैठकें होती है कि नहीं होती, इस पर चुनाव किस प्रकार से होते हैं, सब देखेंगे। ये तो कितनी भाषाएं होगी, 1 2 3 4, तो 4 भाषाएं जो नहीं जुड़ी, कौन सी, पहली तो सिंधी कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। कौन से नंबर की भाषा थी ये, संविधान में 15 नंबर की भाषा है। उसके बाद 16, 17 और 18 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत एक संविधान संशोधन हुआ। जो कौन सा संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ। 1992 में ये 3 भाषाएं और जोड़ दी गई संविधान की 8वीं अनुसूची में। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे की और भाषाएं जो 4 बच गई वो कब जोड़ी गई, तो उन चारों को एक साथ जोड़ दिया गया। कौन सी भाषाएं थी वो, 19, 20, 21 और 22 नंबर की, 19, 20, 21 और 22 नंबर की ये 4 भाषाएं हैं, 4 भाषाएं हैं, इनको एक साथ जोड़ा गया। कौन सी भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से ये कितनी भाषाएं हैं, 4 भाषाएं और हैं। देखो सिंधी भाषाएं कहाँ बोली जाती है, तो गुजरात और राजस्थान का जो सिंध प्रांत से लगने वाला जो क्षेत्र है ना,
तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगने वाला गुजरात राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सिंधी भाषा बोली जाती है। नेपाल के आसपास में नेपाली भाषा, मणिपुरी कहाँ बोली जाती है, मणिपुर में बोली जाती है। कोंकणी गुजरात के कोंकण तट पर के आसपास ये भाषा बोली जाती है। उसके बाद डोगरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, तो कश्मीर में। मैथिली भाषा बोली जाती है मिथिला वाले क्षेत्र में, बिहार में। कहाँ बोली जाती है, मिथिला, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है वहां बोली जाती है मैथिली भाषा। संथाली बोली जाती है, देखो संथाली वैसी तो बोली जाती है श्रीलंका में। कहाँ बोली जाती है, श्रीलंका में। तो श्रीलंका के आसपास का कुछ क्षेत्र जो भारत में आता है, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र हो गया, वहां भी कुछ क्षेत्रों में संथाली भाषा बोली जाती है। इस प्रकार इन भाषाओं को अलग अलग जगह जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन से कितनी भाषा होगी, 19, 20, 21 और 22, ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, तो 92 नंबर का एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा था, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में हुआ। देखो ये संविधान संशोधन हुआ कब था, 2003 में, लेकिन लागू कब हुआ, तो 2004 में। लागू कब हुआ था, 2004 में लागू हुआ था। हो कब गया था, तो 2003 में ये संविधान संशोधन हो गया था। लागू होने में कुछ अलग बीच में अंतराल आ जाते हैं, इसीलिए देखो हम इसको देखेंगे। यदि क्वेश्चन में लिखा जाए कि 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ तो भी सही होगा, 3 में हुआ तो भी सही है, या वरना ऐसा लिखा जाएगा 2003 और 04, 2003 और 4। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हुआ कब था, 2003 में। लागू कब हुआ, तो 2004 में लागू हुआ। इस प्रकार से इसको देखना है। अब देखेंगे 2003-4 में कौन सी सरकार थी, तो हमें पता है वाजपेयी सरकार थी। वाजपेयी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो उसकी उनकी सरकार ने यह संविधान संशोधन किया, जिसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सी भाषा हो गई, तो इसमें अब हम देख लेते हैं। 22 भाषाएं हो गई या 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। 15 नंबर की सिंधी भाषा, 16, 17, 18 नंबर में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा, 19, 20, 21, 22 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। इन सबको भी किसमें जोड़ दिया गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। यदि ट्रिक देखनी है तो भी देख लो कौन सी है। देखो वैसे तो आप अपनी खुद की ट्रिक बना लो। क्या बना लो, अपनी खुद की ट्रिक बना लो। इनको शब्दों को याद रख लो। देखो सिनेमा को बोडो में संथाली, जैसे भी आप इनको याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखनी जरूरी है। वैसे तो आपको शब्द याद हो जानी चाहिए कि 15 नंबर की सिंधी भाषा कब जोड़ दी गई, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ दी गई। 16, 17, 18 नंबर की नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा, इनको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। फिर हम देखते हैं 19, 20, 21, 22 नंबर की भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको कब जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। लागू कब हुआ, 2004 में हुआ। तो इसमें इनको जोड़ दिया गया। इस प्रकार से हमने 8वीं अनुसूची की जो नई भाषाएं जोड़ी गई, मूल संविधान के बाद में संविधान में संशोधन करके जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, उनको हमने देखा। अब हम देखते हैं कि टोटल 22 भाषाएं कौन कौन सी, हम उनको भी देख लेते हैं, ताकि हमें ये तो पता हो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। हम वो सारी भाषाएं देखेंगे, कौन कौन सी भाषाएं इसके अंदर जोड़ी गई हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं उनको देखेंगे। हम उनको क्रम से नहीं देखने वाले, हम उनको क्रम से नहीं देखेंगे, अल्फाबेट के आधार पर देखेंगे कितनी भाषाएं हैं। आसामी, बोडो, बंगला, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मराठी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, सिंधी, संथाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो इन 22 भाषाओं को किसमें जोड़ा गया है, संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया है। इन भाषाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लो या इनको कॉपी में लिख लो,
याद कर लेना अच्छी तरह से। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, पूछ सकते हैं कि संविधान में जोड़ी गई जो नई भाषाएं हैं जो कौन कौन सी है, जो मूल संविधान से बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन सी है। अपने जो 8 भाषाएं जो मूल संविधान के बाद में जोड़ी गई वो देखी थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मूल संविधान में कौन सी भाषाएं उल्लेखित थी, तो उसके बाद की जो भी भाषाएं वो किसमें उल्लेखित है, तो मूल संविधान में है। बाद में कौन कौन सी जोड़ी थी हमने, तो हमने देखा था, एक तो सिंधी भाषा को बाद में जोड़ा गया, संथाली को भी बाद में जोड़ा गया, नेपाली को बाद में जोड़ा गया, मणिपुरी को बाद में जोड़ा गया, बोडो को बाद में जोड़ा गया, डोगरी को बाद में जोड़ा गया, कोंकणी को बाद में जोड़ा गया, तो एक मैथिली को बाद में जोड़ा गया। इन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा जितनी भी भाषाएं बच जाती है 14 भाषाएं, उन सबको कब जोड़ा गया था, मूल संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा 8वीं अनुसूची के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो थम्स अप कर देना। अब हम देखेंगे अनुसूची 9 के बारे में। हम देखेंगे अब अनुसूची 9 को क्या प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार से उन किए गए हैं, वो सारा देखेंगे। हमने बात की थी मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूचियां जोड़ी गई थी। जो हमने अभी 8 अनुसूचियां देखी वो मूल संविधान में जोड़ी गई थी। उसके बाद में जब हम 9वीं अनुसूची को देखेंगे, इसको बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया वो भी हम देख लेंगे। अब आती है बात अनुसूची 9 की। अनुसूची 9, तो अनुसूची 9 जो संविधान में बाद में जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, बाद में कब जोड़ी गई, तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ। पहला ही संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। इस पहले ही अब इस संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था, तो अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। इसमें जो कब जोड़ा गया था, तो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में एक अनुसूची और जोड़ी गई। कौन सी थी, अनुसूची 9 थी। अरे कारण क्या हुआ इसको जोड़ने का, क्या कारण था, तो इसमें कारण ये था कि ऐसे कानून या ऐसे विषय इसमें उल्लेखित है जिन पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन से किस लिए किया, तो कुछ कानूनों को, कुछ विषयों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए अनुसूची 9 को जोड़ा गया। इसमें किन कानूनों को जोड़ा गया है, तो उन विषयों या कानूनों को इसमें जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है जिन पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। हम न्यायपालिका में इन कानूनों के ऊपर यदि इसमें कोई कानून जोड़ दिया गया, उस कानून से यदि कोई प्रावधान होता है तो हम उसके विरोध में हम कानून न्यायपालिका नहीं जा सकते। हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई से भी कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जो कानून अनुसूची 9 में जोड़ दिए गए हैं, अरे कौन से कानून जोड़े गए, क्यों बनाया गया ऐसा सिस्टम कि इसमें कोई भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी तो थोड़े हमें पहले पढ़ा था कि जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका किस क्या कार्य करती है, तो न्यायपालिका करती है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर रिव्यू करती है। क्या करती है, रिव्यू करती है। वो देखती है सही है या नहीं है। तो यदि ऐसा सिस्टम है तो फिर ये अनुसूची संविधान में क्यों जोड़ी गई। देखो उस वक्त क्या हुआ, 1951 में कुछ भूमि सुधार कानून बनाए गए। भूमि सुधार कानून बनाएगी, तो इन भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए, न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए
ये अनुसूची बनाएगी और इस अनुसूची में कौन से कानून जोड़े गए, तो भूमि सुधार कानून इसमें जोड़ दिए गए। क्यों जोड़ दिए गए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब भारत आजाद हुआ, उससे पहले जमींदारी व्यवस्था चलती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कौन सी व्यवस्था चलती थी, जमींदारी व्यवस्था चलती थी, सामंती व्यवस्था चलती थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास तो बहुत सारी भूमियां थी, बहुत सारी जमीनें थी, और कुछ ऐसे थे जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो काश्तकारी करते थे। जो काश्तकारी करते थे उनको भूमियां दी जाने लगी। उनको भूमियों का आवंटन करने के लिए ऐसे कानून बनाए गए, क्योंकि यदि ऐसे कानून नहीं बनाए जाते, ये अनुसूची 9 नहीं बनाई जाती, तो जिनकी जमीनें छीनी जाती हैं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा जमीन थी उससे जमीनें ली, जमीनें नहीं तो बन नहीं सकती, ताकि जो नई जमीनें बन गई उनको कुछ ऐसे लोगों को बांट दो जहाँ जिनके पास जमीनें नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है। किसी के पास ज्यादा जमीनें थी, उनको क्या किया, उनसे जमीनें छीन ली, उनसे जमीनें अधिग्रहण कर लिया गया, और उसके बाद में उनको ऐसे काश्तकारों को दिया गया जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, काश्तकारी करते हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन तो है, लेकिन वो काश्तकारी नहीं करते, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो काश्तकारी करते हैं। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए भूमि सुधार अधिनियम बनाया गया, और भूमि सुधार कानून जो बनाए गए उनको न्यायपालिका के दायरे से बाहर करना, क्योंकि जिसकी जमीन छीनी जाती है वो कोर्ट तक तो जाएगा, कोर्ट तक तो जाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान सभा ने जो अंतरिम संविधान थी उस वक्त, क्योंकि 1951 में कौन सी संविधान संसद थी, अंतरिम संसद थी, तो उस वक्त संसद ने ऐसा सिस्टम कर दिया, ऐसा कानून बना दिया, और उसको एक अनुसूची में डाल दिया कि जो कानून इस अनुसूची में डाल दिए जाएंगे, इस अनुसूची 9 में जोड़ दिए जाएंगे, उन पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। उस कारण ये अनुसूची 9 बनाई गई, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को जोड़ा गया। अब देखो क्या हुआ, ये जो अनुसूची जो 9 है, इस पर क्या हुआ, लोगों ने चुनौतियां दी, वो कोर्ट तक गए कि हमसे कुछ जमीनें छीनी जाती हैं। इसमें कुछ 2-3 वाद भी हैं, उनको देखेंगे। तो एक वाद है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। कामेश्वर सिंह नाम के व्यक्ति थे जिनकी जमीनें छीनी गई, उनके पास ज्यादा जमीनें थी, जमीनें छीनी गई। तो जमीनें छीनी गई तो उन्होंने बिहार राज्य के खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया। बिहार राज्य के खिलाफ वो कहाँ चले गए, वो कोर्ट में चले गए, बिहार के हाई कोर्ट में चले गए। तो क्या व्यवस्था हुई ये देखो, हम देखेंगे। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य वाद है, ये कौन सा वाद है, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। बिहार राज्य कब का वाद है, कब का मामला है, तो 1951 का ही मामला है, जब ये अनुसूचियां बनाई गई, इसमें बनाई गई। देखो पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने भूमि सुधार कानून बनाए, संसद ने क्या बनाए, भूमि सुधार कानून बनाए, और उन कानूनों को जब बनाया तो ये जो कामेश्वर सिंह है, इनकी जमीनें जब छीन ली गई, तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए कोर्ट में, चले गए बिहार के हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने वहां पे जाके एक रिट दायर की कि देखो मेरी जमीनें छीन ली गई है, मेरी तो स्वतंत्रता छीन ली गई है, मेरे जो मौलिक अधिकार थे, क्योंकि उस वक्त संपत्ति का अधिकार किस में था, तो मौलिक अधिकारों में था। उन्होंने कहा कि मेरी जमीनें छीन ली गई हैं, मेरा न्याय करो। तो देखो उन्होंने इस भूमि सुधार कानूनों को किसमें क्या की, चुनौती दी, चुनौती दी। तो बिहार के हाई कोर्ट ने इन भूमि सुधार कानून जो बिहार में लागू किए गए थे उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, कोर्ट ने ये कहा कि ये जो संविधान जो बनाया गया, ये आपने जो कानून बनाया गया है, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुरूप नहीं है। तो इसमें क्या व्यवस्था हुई थी कि जो बिहार का हाई कोर्ट है, बिहार हाई कोर्ट ने भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया। कहाँ घोषित किया, तो बिहार राज्य में। बिहार के हाई कोर्ट ने भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस वाद में घोषित कर दिया, यूपीएससी के एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा,
स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलवे बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई भी स्टेट कंपटीशन हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कंपटीशन एग्जाम हो, आपसे इन वादों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से वाद है, कौन कौन से मामले हैं। हम उनके बारे में भी सभी एक सेशन अलग से लेंगे, उसमें सभी वादों को, सभी मामलों को देखेंगे, कौन कौन से मामले किसके विपरीत, किसके विरुद्ध आए थे, उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई, वो भी हम देखेंगे। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का ये वाद कब आया था? 1951 का ये वाद है, 1951 का ये मामला है। इसमें क्या हुआ कि जो भूमि सुधार जो कानून बनाए गए थे उन पर चुनौती दी गई, चुनौती की गई कि ये जो कानून है इससे मेरी जमीनें छीन ली गई हैं, आप मेरा न्याय करो। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो भूमि सुधार कानून है वो असंवैधानिक है। ऐसा करते हुए संसद चौंक गई, संसद चौंक गई। उसने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो देश में कुछ अच्छा करने जा रहे थे, कुछ ऐसे लोगों को जमीनें देने जा रहे थे जिनके पास जमीन तो नहीं है लेकिन वो फिर भी काश्तकारी करते हैं, वो लोगों के अधीन है। अभी भी जमींदार जिनके पास जमीनें हैं उनके अभी भी अधीन है। हम उनको स्वतंत्र करना चाहते हैं, उनको भी संविधान के जो व्याख्या है कि जो सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले उसकी उसको पूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक अनुसूची बना दी, एक अनुसूची बना दी, अनुसूची 9। कौन सी अनुसूची बनाई? उसके बाद में 1951 में एक अनुसूची बनाएगी, अनुसूची 9। उस अनुसूची 9 के अंदर जोड़ दिया गया भूमि सुधार कानूनों को, भूमि सुधार कानूनों को जोड़ दिया और एक लाइन लिख दी, एक सेंटेंस लिख दिया कि वे कानून, वे विषय जो अनुसूची 9 में जोड़ दिए गए हैं उन पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी गई। इस इन भूमि सुधार कानूनों में न्यायपालिका की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब तो ये तो बात थी। अब देखो जब बिल्कुल खत्म कर दिया तो इस पर भी क्या होगा, लोग तो चुनौती देंगे, अभी भी तो कईयों की जमीनें जा रही हैं। इसीलिए एक और वाद आएगा, हम उसके बारे में भी देखेंगे। शंकरी प्रसाद बनाम, हम एक वाद देखेंगे जो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। एक व्यक्ति थे शंकरी प्रसाद नाम से, जो उन्होंने किस पे केस किया? तो उन्होंने भारतीय संसद के विरुद्ध में, भारत देश के विरुद्ध में, भारत के संघ यानी कि भारत संघ के विरुद्ध में क्या किया? उन्होंने केस कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो अब देखो क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो अनुसूची 9 में क्या जोड़ा, कब किया गया? पहली संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है कि जब ये भूमि सुधार कानून बनाए गए तो कामेश्वर सिंह जी ने बिहार राज्य के खिलाफ केस किया, वो कोर्ट में गए तो बिहार हाई कोर्ट ने भूमि सुधार कानूनों को क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब इसके प्रति जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया, अब उसको काटने के लिए, उसके कटाक्ष करने के लिए क्या किया? उन्होंने एक काम किया कि अनुसूची 9 संविधान में जोड़ दी गई, जिसमें लिख दिया गया इसमें जो भी कानून जोड़े जाएंगे वो न्यायपालिका के दायरे से बाहर होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? यदि नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। अब हम देखेंगे कि इसके बाद की और क्या घटनाएं हुई। तो उसके बाद में ये जो 9वीं अनुसूची है इस पर भी चुनौती दी गई, इस पे भी चुनौती की गई। क्या हुई बात, ये देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे जो 9वीं अनुसूची पर चुनौती दी गई, कब दी गई उसके बारे में बात करेंगे। तो 9वीं अनुसूची को चुनौती दी गई, 9वीं अनुसूची को चुनौती किसने दी? चुनौती अब देखते हैं किसने दी थी। तो एक व्यक्ति थे शंकरी प्रसाद नाम से, शंकरी प्रसाद नाम से व्यक्ति थे। उन्होंने भारत संघ के खिलाफ, वो कहां पे चले गए? कोर्ट में चले गए, भारत संघ। तो एक मामला आता है, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट में आता है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। मामला कब आया था? तो ये भी 1951 में आया था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये मामला कब आया था? 1951 में आया था। इन्होंने किस पर चुनौती दी? तो 9वीं अनुसूची पर चुनौती दी। अब बात आती है 9वीं अनुसूची पर चुनौती दी तो मतलब क्या हुआ? पहले ही संविधान संशोधन पर चुनौती दी गई। मतलब क्या हुआ? पहले संविधान संशोधन पर भी चुनौती दी गई, पहले संविधान संशोधन पर चुनौती। अब दो बातें हो गई,
एक तो जो संविधान संशोधन, जो पहला ही संविधान संशोधन हुआ, उस पर भी चुनौती। क्यों? क्योंकि देखो जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी किसके तहत गई थी? तो संविधान संशोधन जो पहला हुआ था, कब हुआ था? 1951 में तो संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब इस पर भी क्या कर दी? चुनौती दे दी। तर्क क्या दिया चुनौती देने इसके लिए? तो तर्क भी तो चाहिए। अगर हम किसी बात को काट रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो हमारे पास तर्क तो होना चाहिए। इन्होंने तर्क क्या दिया? इन्होंने कहा कि अंतरिम संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये बातें कहीं किसमें कहीं? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में आया था, उसमें ये बात कही गई कि अंतरिम संसद है, उसको संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? अंतरिम संसद कौन थी? तो हमें पता है, जो भारतीय जो संविधान सभा थी, वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अरे जिन्होंने संविधान बनाया वो संविधान में संशोधन तो कर ही सकते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चुनौती है इसको खारिज कर दिया। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया। और जो शंकरी प्रसाद बनाम इसमें जो मामले में एक और तर्क दिया गया, क्या दिया गया? कि ये जो कार्य है ये न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। क्या है? हस्तक्षेप है। अरे कार्य तो न्यायपालिका का है, इसके अंदर ये जो कानून कौन से सही है नहीं है वो तो कार्य न्यायपालिका कार्य है। लेकिन आप तो न्यायपालिका को इसके दायरे से अलग कर रहे हो। तो इसलिए इस मामले को देने के पीछे दो तर्क दिए गए। एक तो दिए गए कि अंतरिम संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं, दूसरा कहते हैं कि न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। क्या किया? इस चुनौती को क्या किया गया? खारिज कर दिया गया। चुनौती को खारिज कर दिया गया। चुनौती को क्या किया गया? खारिज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उस वक्त आम चुनाव का इंतजार चल रहा था। क्योंकि हम देखते हैं ना 51 में आम चुनाव होते हैं, 51-52 में। तो देखो क्या हुआ कि आम चुनाव का इंतजार किया गया। क्योंकि उस वक्त क्या थे? आम चुनाव भी कराने थे। इधर इन्होंने चुनौती दे रखी थी, तो इन्होंने कहा एक बार आम चुनाव हो जाए उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये जो चुनौती जो दी गई थी, ये अभी भी क्या है? ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रह गया। ये जो मामला था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या है? विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस प्रकार से हमने देखा संविधान की अनुसूची 9 के बारे में और संविधान की अनुसूची 8 के बारे में। संविधान की अनुसूची 9 में और क्या प्रावधान है इसके बारे में पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आज की क्लास? आपको यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना अच्छी लगी है या नहीं लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक कंटेंट को पहुंचा देना, शेयर कर देना। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।